हेलो प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो। आप सभी बच्चों का आपके यूट्यूब चैनल दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में चर्चा होने वाला है कक्षा 12 जीव विज्ञान चैप्टर 2, जिसका नाम है मानव जनन। ठीक है। अब देखिए बच्चे, ये चैप्टर जो है हम लोग कल यानी कि पिछले क्लास में इसका हम लोग परिचय जान गए थे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, शुरुआत कल हो गया था। हमने इसमें बताया था कि मानव में जनन कैसे होता है। ठीक है, जनन का परिभाषा हमने बताया था आप लोग को कि अपने ही समान नए जीवों की उत्पत्ति करना या उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ठीक है, हर एक प्राणी जो है अपने ही समान मतलब बच्चे को पैदा करते हैं। ठीक है, अब देखो हमने बताया था कि जनन जो है दो प्रकार से होता है। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, तो मनुष्यों में यानी कि हम लोगों में किस प्रकार का जनन होगा? लैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये तो कॉमन चीज है। लैंगिक जनन होने के लिए जो है नर और मादा होना जरूरी है। ठीक है, एक नर होगा और एक मादा। क्यों जरूरी है? क्योंकि नर से नर युग्मक आएगा यानी कि शुक्राणु आएगा, और मादा से मादा युग्मक आएगा यानी कि एग आता है। ठीक है, तो ये मतलब कौन कौन से स्टेप होंगे मतलब जनन करने के, चलिए हम लोग पहले उसको जान लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास होने वाला है, तो आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से। ठीक है, और ये पूरा जितने टॉपिक पढ़ाएंगे आज, ये आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चे, मानव जनन से हर साल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि पूरी ईमानदारी से आप लोग इस पूरे लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, अब देखिए बात हो रहा है मानव जनन। ठीक है, अब देखो जी, जनन करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले क्या होगा? हमने बताया था एक नर होता है और एक मादा। ठीक है, अब देखिए बच्चे, हमने एक बार मतलब कल ही चर्चा किया था युग्मक के बारे में। युग्मक यानी कि गैमीट। अब युग्मक बनेगा तभी तो काम आगे बढ़ेगा। तो देखो बच्चे, नर के अंदर जो है नर युग्मक बनेगा, नर के अंदर नर युग्मक बनेगा, और मादा के अंदर मादा युग्मक बनेगा। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है, सबको पता है नर युग्मक क्या है और मादा युग्मक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? युग्मक जनन। युग्मक जनन ये होता है बच्चे पहला स्टेप। ठीक है, क्योंकि युग्मक बनेंगे दोनों में, नर में भी और मादा में भी। अब देखो बच्चे, युग्मक का निर्माण कब होता है? प्यूबर्टी एज में होता है। ठीक है, कब होता है? प्यूबर्टी एज में। प्यूबर्टी एज में। ठीक है, प्यूबर्टी क्या होता है? मतलब जब हम लोग थोड़ा युवा अवस्था में आते हैं, मतलब बचपने से जब हम लोग पहुंचते हैं लगभग 13-14 साल। ठीक है, तो जब इस अवस्था में हम लोग पहुंचते हैं ना, तो वहां पे युग्मक बनना शुरू होता है। ऐसे फीमेल्स के अंदर भी होता है। फीमेल्स में जो है मतलब नर की अपेक्षा यानी पुरुषों की अपेक्षा या लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में जो है युग्मक जनन थोड़ा जल्दी होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, हमने बता दिया कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा? युग्मक फार्मेशन यानी कि युग्मक गैमीट फार्मेशन या युग्मक जनन होगा। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या होगा? दोनों मतलब जो नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है, ठीक है, इनका निषेचन होगा। निषेचन होगा। ठीक है, अब निषेचन के बाद तीसरा स्टेप क्या होगा? मतलब निषेचन के बाद बनता है क्या? युग्मनज बनेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा? युग्मनज का रोपण होगा, मतलब चौथे स्टेप में रोपण, जिसको बोलते हैं ना इम्प्लांटेशन। अब देखो बच्चे, मतलब युग्मक तो अलग अलग बनता है, नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक। लेकिन भाई ये नर युग्मक और मादा युग्मक अपने आप थोड़ी ना मिल जाएंगे। ये जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक, ठीक है, ये जाएगा कहां पे? मादा के अंदर। ठीक है, फीमेल्स के अंदर। और फीमेल्स के अंदर जो फीमेल गैमीट होता है वो तो ओवरी के अंदर होता ही है, अंडाशय के अंदर होता है ना।
तो नर युग्मक जाएगा फीमेल के अंदर, फिर वहां पे क्या होगा, निषेचन होता है, और निषेचन के बाद क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। ठीक है, और युग्मनज में फिर क्या होगा, मतलब सेल डिवीजन होगा, यानी कि उसमें डिवीजन होगा, और वो जो है अपने आकार में वृद्धि करेगा, और जा करके जो गर्भाशय होता है महिला का, वहां पे इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा, रोपण हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पे जो है ये वृद्धि करेगा, और जो एक बेबी बनाएगा, एक बच्चा बनाएगा, और बाद में लास्ट स्टेप जो आता है प्रसव, यानी कि बच्चा पैदा होने का। ठीक है, तो बच्चे यही होता है प्रक्रिया, पहले युग्मक बनेंगे, फिर नर युग्मक जाएगा मादा के अंदर, फिर मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में मिलेंगे, जिसको बोलेंगे निषेचन। ठीक है, निषेचन के बाद बन जाता है युग्मनज, और युग्मनज के बाद बनता है भ्रूण। ठीक है, यहाँ युग्मनज के बाद बन जाता है भ्रूण। ठीक है, और इसमें क्या होता है, विभाजन होता है, और जो है ये 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, मतलब कई कोरकपुटी में विभाजित होकर के ब्लास्टुला बनाता है। ठीक है, और वो ब्लास्टुला जाता है फीमेल्स जो यूटेरस होता है वहां पे इम्प्लांट होता है, यानी उसकी दीवार पे चिपक जाता है। ठीक है, फिर वहां पे जो है अम्बिलिकल कार्ड बनेगा, प्लेसेंटा बनेगा, फिर वहां पे बच्चे का जो है रोपण होता है, फिर लास्ट में प्रसव आता है, यानी कि जब एक बेबी का बर्थ होता है। तो यही बच्चे पूरी प्रक्रिया हम लोग को पढ़ना है इसी चैप्टर में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है, तो चलिए हम लोग पहले शुरू करेंगे कि ये जो नर युग्मक बनेगा ये आखिर बनेगा कहाँ और किस चीज में बनता होगा। ठीक, तो बच्चे इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा नर जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं। पहले ये मिटा देते हैं कि नर जनन तंत्र क्या होता है। देखिए बच्चे, नर जनन तंत्र के 2 भाग होते हैं। ठीक है, नर जनन तंत्र के 2 भाग होते हैं, या 2 प्रकार के इसमें अंग पाए जाते हैं। ठीक है, नर जनन तंत्र के 2 भाग होते हैं। पहला होता है प्राथमिक अंग, और ये होता है दूसरा द्वितीयक अंग, सेकेंडरी आर्गन। ठीक है, ये होता है द्वितीयक अंग। अब नर जनन तंत्र में प्राथमिक अंग में कौन आएगा और द्वितीयक अंग में कौन आएगा, देख लीजिए। अब प्राथमिक जनन अंग में आता है सबसे पहले वृषण। ठीक है, इसको बोलते हैं ना टेस्टिस, टेस्टिस। ठीक, और द्वितीय जनन अंग में क्या आएंगे, इनमें कई सारे होते हैं। नलिकाएं आएंगी पहले, सबसे पहले नलिकाएं, नलिकाएं बहुत सारी होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आएंगे, ग्रंथियां आएंगी, ग्रंथियां आएंगी, ग्रंथियों के बाद आएंगे जो शिश्न वगैरह होते हैं ना, अंग छोटे छोटे, कई सारे अंग आएंगे। ठीक है, नलिकाएं, ग्रंथियां, अंग, मतलब में नहीं होंगे, बहुत सारी नलिकाएं आएंगी, ग्रंथियां आएंगी और अंग आएंगे, बाह्य जनन अंग जो होंगे। ठीक है, अब देखो बच्चे, हमने जो है ये जान लिया कि नर जनन तंत्र को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऐसे प्रश्न आता है कि प्राथमिक जनन अंग का नाम बताइए, मानव में प्राथमिक जनन अंग का नाम बताइए। ठीक है, नर में, क्योंकि नर की बात कर रहे हैं तो नर में पूछा जाएगा, प्राथमिक नर जनन अंग का नाम बताइए। तो क्या होता है, वृषण होता है, जिसको बोलते हैं ना टेस्टिस। ठीक है, अब देखिए बच्चे, चूंकि हम लोग जान रहे हैं वृषण के बारे में, तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी रख लीजिए। देखिए, वृषण के मतलब किस प्रकार का होता है, तो वृषण हमारे शरीर में जो उदर गुहा होता है, ठीक है, एब्डोमिनल, जो हमारा स्टमक पेट वगैरह होता है ना, छोटी आंत बड़ी आंत, इसके नीचे बिल्कुल। ठीक है, उदर गुहा के नीचे अगर हम लोग लिखेंगे ये पाया कहाँ जाता है, तो उदर गुहा के नीचे। ठीक है, थैलीनुमा संरचना होता है। कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये होता है बच्चे वृषण कोश, इसको बोलते हैं ना
वृषण कोश, वृषण कोश, ठीक है। वृषण के अंदर क्या होता है, मतलब ये वृषण जो होता है वृषण कोश के अंदर बंद होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना स्क्रोटम, ठीक। अब देखो बच्चे, ये जो है ना दिख रहा है जो ये थैलीनुमा संरचना, इसको बोलते हैं ना वृषण कोश, ठीक। और इसी वृषण कोश के अंदर दो ऐसे अंडेकार संरचनाएं होती हैं, इन्हीं को बोल देते हैं ना वृषण, यानी कि टेस्टिस बोलते हैं, ठीक। मतलब मानव जनन तंत्र में जो प्राथमिक जनन अंग है जिसका नाम होता है वृषण, इनकी संख्या कितनी होती है, 2, यानी कि एक जोड़ी, ठीक है। और ये जो वृषण होता है ये पाया कहाँ जाता है, वृषण कोश के अंदर, यानी कि टेस्टिस सॉरी स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम जो हमारे शरीर से उदर गुहा से नीचे और शरीर से बाहर होता है, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, इसकी बनावट जो मतलब बनाया गया है इसको नेचर के द्वारा, इसके पीछे भी एक रीजन है। अब देखिए, ये तो आप लोग को क्लियर हो गया कि जो वृषण होता है यानी टेस्टिस हमारे शरीर में मेल के अंदर, ठीक है, ये हमारे शरीर से बाहर होता है, ठीक है। ये देखिए बच्चे, ये जो बॉडी होता है हमारा, ये बॉडी से नीचे से मतलब थैले की तरह लटका होता है, ठीक है। और इसी थैले के अंदर जो अंडे के समान संरचनाएं होती हैं, इसी को बोल देते हैं ना वृषण, ठीक। अब ये बाहर होने का रीजन क्या है, देखिए बच्चे, नॉर्मल जो है हम लोगों के शरीर में जो टेम्परेचर होता है ना, तापमान कितना होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लेकिन बच्चे, ये वृषण का जो तापमान होता है ना, ये होता है 2-2.5 डिग्री कम होता है, हमारे शरीर का जो तापमान होता है उससे 2 डिग्री कम होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पूरे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस है, तो वृषण कोश का तापमान होगा 35, 2 डिग्री कम होगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए बच्चे, टेस्टिस यानी वृषण के अंदर बनता है शुक्राणु, इसके अंदर क्या बनता है, वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। अब शुक्राणु के निर्माण के लिए जो तापमान होता है ये हमारे शरीर के तापमान से 2 डिग्री कम चाहिए होता है, ठीक है, नहीं तो शुक्राणु का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक। इसी वजह से हमारे शरीर से जो है ये थोड़ा अलग होता है, ठीक, मतलब थोड़ा बाहर, मतलब शरीर के अंदर नहीं होता है, शरीर से बाहर होता है, ठीक है, जुड़ा तो शरीर से ही होता है। तो बच्चे, इतना आपको समझ में आया प्राथमिक जनन अंग के बारे में, ठीक। अब ये दिखता कैसे है हमने बता दिया, अंडे के समान 2 संरचना होता है, जोड़े में होता है, और इसी के अंदर शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। और ये हमारे शरीर से बाहर होता है और एक थैलीनुमा संरचना में बंद होता है, पैक होता है, उस थैली का नाम होता है वृषण कोश, यानी कि स्क्रोटम, ठीक है। अगर बच्चे हम लोग बात करें, ये जो टेस्टिस है यानी वृषण है वृषण कोश के अंदर, ये मतलब दिखता कैसा होगा, तो बच्चे ये थोड़ा हल्का बैगनी रंग का दिखता है, अगर इसका कलर देखें हम लोग ना तो ये बैगनी रंग का दिखता है, ठीक है। और अगर इसकी साइज की बात करें, साइज, तो ये 4 से 5 सेंटीमीटर होता है चौड़ा, 4 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और 2 से 3 सेंटीमीटर ये होता है लंबा। ये याद रखिएगा टेस्टिस के बारे में। कई बार बच्चे प्रश्न यहीं से उठ जाता है कि चलिए टेस्टिस के बारे में बताइए या प्राथमिक जनन के बारे में बताइए, ये क्या होता है। तो आप बताओगे कि जो टेस्टिस होता है यानी वृषण, ये वृषण कोश के अंदर बंद होता है, और वृषण के अंदर जो टेस्टिस होता है इसकी संख्याएं 2 होती हैं, और ये हल्का गुलाबी रंग का होता है, और इसके अंदर जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसकी लंबाई की बात करेंगे, ठीक है, सॉरी लंबाई, इसकी जो लंबाई होता है, ये गलती हो गया, इसका जो लंबाई होता है बच्चे, ये लंबाई इसका 4 से 5 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, और 2 से 3 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है। मिस्टेक हो गया था, देख लीजिए इसको, ठीक है। यानी कि टेस्टिस की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यही होता है बच्चे हमारे टेस्टिस के बारे में जो पूरी जानकारी है, यही है, ठीक है। अब देखिए टेस्टिस के अंदर वो कौन सी जगह होती है जहां पे
शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वो बताएंगे भी, उसके बारे में पहले ही जान लीजिए। द्वितीयक जनन अंग के बारे में, ये प्राथमिक अंग था, ठीक है। नर जनन तंत्र में जो प्राथमिक अंग था ये हमारा टेस्टिस ही था। दूसरे में आता है नलिकाएं। अब नलिकाओं में शुक्रवाहिका हो गया, शुक्रवाहिनी हो गया, स्खलन नलिका हो गया, ठीक है, ये सब होती है नलिकाएं। ग्रंथियों में भी 3 ग्रंथियां होती हैं, शुक्राणु, शुक्राशय, ठीक है, इसको सेमिनल ग्लैंड बोलते हैं, ये जोड़े में होता है, ठीक है। प्रोस्टेट मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि होता है एक, और एक होता है काउपर्स ग्रंथि, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गए ग्रंथियां। अंग में जो शिश्न होता है ये आता है, जो शरीर से बाहर बना होता है संरचना, ठीक है। अब देखो बच्चे, आप लोग को ये तो कंफर्म हो गया कि नर जनन तंत्र में जो प्राथमिक अंग और द्वितीयक अंग है ये क्या है। अगर ये आएगा तो आप लोग यही लिखिएगा सेम, ठीक है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि नर जनन तंत्र में शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है और कहाँ होता है। थोड़ा मिटा दे इसको। तो चलिए बच्चे, अब हम लोग जान लेते हैं कि ये जो है शुक्राणु का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है। मतलब ये तो जान ही गए कहाँ होता है, लेकिन कैसे होता है, वो संरचना कैसा दिखता है। देखिए, ये हो गया हमारा वृषण कोश, ठीक है। वृषण कोश में 2 वृषण यानी कि टेस्टिस, ठीक है। इन्हीं में से अगर हम लोग बच्चे एक टेस्टिस को इसे बाहर निकाल लें, थोड़ा अंडाकार होता है, कुछ संरचना अलग भी हो सकता है, आप लोग बुक्स में देख लीजिएगा किताब में, ठीक है। अब देखिए, हमने बच्चे एक टेस्टिस को बाहर निकाल लिया, और जब टेस्टिस का टीजस सेक्शन काटते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, लंबवत काट जिसको बोलते हैं। जब इसको काटने के बाद देखा जाता है इसके अंदर संरचना, टेस्टिस के अंदर, तो उसमें बच्चे कुछ संरचना ऐसे दिखते हैं, ऐसे, टेस्टिस के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो संरचना है इसको बच्चे बोलते हैं ना वृषण पालिका, इसको बोलेंगे वृषण पालिका, वृषण पालिका बोलेंगे इसको, ठीक है। एक टेस्टिस के अंदर कितने वृषण पालिकाएं होती हैं, तो लगभग इसमें बताया जाता है 200 से लेकर 250। हमने देखिए एक टेस्टिस निकाला बाहर, उसको जब काट करके देखा जाता है तो एक टेस्टिस के अंदर 200 से लेकर के 250 वृषण पालिकाएं होती हैं, ठीक है। यही वृषण पालिकाएं हमने 1 2 3 4 5 बनाया है, इसी तरीके से मतलब 250 वृषण पालिकाएं होती हैं, ठीक है। अब देखो फिर यहां पे बात क्या आता है, प्रत्येक वृषण पालिका में, प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर, पालिका में एक से लेकर 3 क्या होती हैं, शुक्र जनक नलिकाएं होती हैं, ठीक है। हमने क्या बताया कि एक वृषण के अंदर, ये हो गया वृषण, ये हो गया वृषण, ठीक है, ये हो गया वृषण। एक वृषण के अंदर कितनी वृषण पालिकाएं, 200 से 250। और अगर हम लोग इसमें से एक वृषण पालिका ले लें, एक वृषण पालिका ले लें, तो प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। कितने, 3, 1 से लेकर 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। यानी कि बच्चे इसी के अंदर ये जो है, ये मान लीजिए अति कुंडलित ऐसे होता है, इस तरीके से, ऐसे, इसे कुंडलित, ठीक है, इसे मुड़ा हुआ, इन्हीं को बोलते हैं ना शुक्रजनक नलिकाएं। और शुक्रजनक नलिकाएं पाई कहाँ जा रही हैं, वृषण पालिका के अंदर। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो बच्चे, ये तो हो गया शुक्रजनक नलिकाएं।
अब इन्हीं शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर, इन्हीं शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर पाई जाती हैं दो प्रकार की कोशिकाएं, दो प्रकार की कोशिकाएं, दो प्रकार की कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। कौन कौन सी? तो पहला हो गया नर जनन कोशिका, पहला हो गया नर जनन कोशिका, और दूसरा क्या हो गया? सर्टोली कोशिका, दूसरा हो गया सर्टोली कोशिका। देखिए बच्चे, इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा, ठीक है। शुरू में हमने क्या बताया? एक टेस्टिस लिया, उस टेस्टिस को काट करके देखा गया तो उसके अंदर 200 से लेकर के 250 वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लेब्यूल, ठीक है। अब इन्हीं प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर, प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 अतिकुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और इन्हीं 1 से 3 शुक्र जनक नलिकाओं के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं और पाई जा रही हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं? पहला हो गया नर जनन कोशिका, दूसरा हो गया सर्टोली कोशिका, ठीक है। अब देखो बच्चे, इनका काम क्या होता है? ये जो नर जनन कोशिका है, यही कोशिका बच्चे आगे चल करके इन्हीं कोशिकाओं में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। इन्हीं कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। ये बच्चे देखें कितना इंपॉर्टेंट है। शुक्राणुओं का निर्माण कहां से हो रहा है? शुक्र जनन कोशिका से हो रहा है, ठीक है। और ये जो सर्टोली कोशिका है, सर्टोली कोशिका, इसका काम क्या होता है? तो बच्चे इसका जो मेन काम होता है पोषण देना। क्या काम होता है? पोषण देना। किसको? शुक्राणुओं को। यही होता है सर्टोली कोशिका का मेन काम, ठीक है बच्चे। अब देखिए, हमने बताया कि प्रत्येक शुक्र जनन कोश नलिकाओं के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। नर जनन कोशिका, जिससे आगे चल करके शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और दूसरा होता है सर्टोली कोशिका, जिससे शुक्राणु के लिए पोषण मिलता है, ठीक है। पोषण प्रदान करने का काम सर्टोली कोशिका करता है। जैसे बच्चे आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे ना, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसमें देखेंगे ना, जो लघु बीजाणुधानी था उसके अंदर परागकोश परागकण थे, उनको पोषण देने के लिए एक था ना टेपिटम, वहां टेपिटम पोषण देता था। 4 लेयर थे ना, बाह्य परत, अंतस्थिसियम, मध्य परत और लास्ट चौथा था टेपिटम। उसी तरीके से बच्चे हमारे शरीर के अंदर जो वृषण के अंदर एक कोशिका होता है सर्टोली कोशिका, जो पोषण देने का कार्य करता है शुक्राणुओं को, ठीक है। ये आ गया समझ में आपको। अब बच्चे, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो नर जनन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इन्हीं के बीच, जैसे मान लीजिए यहां पे हम बना दें, ये मान लीजिए कि नर जनन कोशिकाएं हो गई, ठीक है, 2। और बच्चे, दो नर जनन कोशिकाओं के अंदर ऐसे बीच बीच में एक स्थल होता है जिसको बोलते हैं ना लीडिंग सेल्स, इनको बोलते हैं ना लीडिंग सेल्स या अंतराली कोशिका, इसको बोल देते हैं ना अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका। इन्हीं अंतराली कोशिकाओं से बच्चे एक हार्मोन निकलता है, अंतराली कोशिकाओं से हार्मोन निकलता है एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। और एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। क्या क्या है? एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। अब देखो बच्चे, इन्हीं अंतराली कोशिकाओं से, इनको बोलते हैं ना लीडिंग सेल, लीडिंग सेल इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे ना अंतराली कोशिका। अब यही अंतराली कोशिकाओं से निकलता है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। अब ये बच्चे, जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरॉन, ये जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है, यही मेल के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण में सहायता करता है।
ये बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मेल के लिए, एक बॉयज़ के लिए, लड़कों के लिए। यही वो हार्मोन है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ग्रो कराता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, शरीर में वृद्धि करना, ठीक। यही सब जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है। जिनमें जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है, उन्हीं बच्चे दाढ़ी मूंछों का आना जो है कम हो जाता है या होता ही नहीं है, ठीक है, और शरीर का ग्रोथ भी अच्छे से डेवलप नहीं होता है, ठीक है। तो ये बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न आता है, खूब पूछा जाता है कि जो नर सेक्स हार्मोन है उसका नाम बताइए, ठीक है, याद रखिएगा। यही मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, नर लैंगिक हार्मोन का नाम बताइए। तो यही है बच्चे, नर सेक्स हार्मोन्स का नाम होता है क्या? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये निकलता कहाँ से? लीडिंग सेल्स से, ठीक है। लीडिंग सेल्स कहाँ पाई जा रही हैं? ये जो शुक्रजनक या नर जनन कोशिकाएं होती हैं, इनके बीच में जो खाली स्थान होता है उसी में क्या होती हैं? जो है अंतराली कोशिकाएं होती हैं, और इन्हीं अंतराली कोशिकाओं से जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ठीक। अब देखो बच्चे, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया, टेस्टिस के अंदर की जो संरचना होता है, पूरा एक एक पार्ट के बारे में हमने बता दिया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि शुक्राणु जो है बच्चे, अब देखो ये हमने बताया ना, सबसे पहले क्या था, ये बड़ा वाला जो रेड वाला बना है, ये था वृषण पालिका। वृषण पालिका के अंदर क्या था? 1 से 3 अतिकुंडलित शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। अब इन्हीं शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर ही तो मतलब सर्टोली कोशिका और शुक्रजनन नलिकाएं पाई जा रही हैं, तो शुक्राणुओं का निर्माण भी यहीं पे होगा, मतलब शुक्राणु इसी तरीके से होते हैं, यहीं पे होगा, ठीक है। अब बच्चे देखो, शुक्राणु बाहर कैसे आते होंगे? अब यहीं से जो है जो सहायता करेगा वो द्वितीयक अंग करेगा। अभी तो ये सब प्राथमिक अंग था ना, सब कुछ प्राथमिक अंग के अंदर हो रहा था। अब यहाँ पे वर्क आएगा द्वितीयक अंगों का, ठीक है। अब देखो कैसे होगा। थोड़ा इसको मिटा दें 1 मिनट। अब देखिए, मान लीजिए कि ये जो वृषण है, ठीक है, वृषण के अंदर जो है शुक्राणु बन गए हैं। अब शुक्राणु को आना है बाहर। अब बाहर आने के लिए उनको किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो बच्चे, टेस्टिस के अंदर तो सब कुछ हो गया, आप लोग जान गए अच्छे से, ठीक है। अब यहीं से बच्चे ऐसे महीन महीन नलिकाएं निकलेंगी, ठीक है, जिसको बोलते ना जाल की तरह संरचना होती है, इसी को बोलते ना वृषण जालक। ये जाल की तरह संरचना होती हैं, आपस में से फंसी होती हैं, इनको बोल देते हैं ना वृषण जालक, ठीक है। अब ये वृषण जालक में शुक्राणु आते हैं। अब ये वृषण जालक जो है आगे चल करके ऐसे एक नली में आगे मिलते हैं। सबसे पहले शुक्राणु बना शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर, तो अब वहीं से शुक्राणु निकल करके आया कहाँ पे? वृषण जालक के अंदर। अब वृषण जालक जो है एक स्थान पे आकर के मिल रहा है, ये नलिका। इस नलिका का नाम क्या होता है? शुक्र वाहक होता है। इसका नाम होता है शुक्र वाहक, याद रखिएगा। पहले वृषण जालक, उसके बाद शुक्रवाहक, ठीक है। अब ये बच्चे जो शुक्रवाहक होता है, ये बाहर निकल करके, ये जो हमारा टेस्टिस है ना वृषण, इसी के ऊपर ना ऐसे कुछ कुंडलित संरचना बनाता है। शुक्रवाहक आगे चल करके ऐसे टेस्टिस के ऊपर ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे एक संरचना बनाता है, ठीक है, ऐसे कुंडलित संरचना, जिसको बोल देते ना अधिवृषण। इसको बोल देंगे अधिवृषण या एपिडाइडेमिस बोलते हैं इसको। अब देखो, शुक्रवाहक जो है शुक्राणु को ले जाकर के पहुंचाता कहां पे है? यहां पे अधिवृषण के अंदर, ठीक है।
अब बच्चे ये जो शुक्राणु बनते हैं ये जाते हैं अधिवृषण में। अब इन्हीं अधिवृषण के अंदर जो है शुक्राणु ठहरते हैं, ठीक है, यहीं पे कुछ समय के लिए ये रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका पोषण पालन होता है या पालन पोषण कह लीजिए ना, जैसे जो कुछ मतलब जैसे शुक्राणु बन गए टेस्टिस के अंदर, अब वो वहां से निकलते हैं और जाते हैं यहाँ अधिवृषण के पास या उसके अंदर, और वहीं पे जो है ये थोड़ा ग्रो करते हैं, ठीक है। यहीं पे ये अपने अंदर ऊर्जा भरते हैं क्योंकि इनको जाना है बहुत दूर भी, ठीक है। तो ये हो गया अधिवृषण। अब देखो बच्चे, अधिवृषण के बाद जो नलिकाएं निकलेंगी बाहर, ये नलिकाएं यहां बना देते हैं, इधर थोड़ा जगह नहीं है। अब यहां से बच्चे ये जो नलिकाएं निकलेंगी ना, ये जो नलिकाएं बना है ये निकलेंगी बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएंगी, इसे ऐसे ऊपर, ठीक है। अब इस नलिका का नाम होता है शुक्रवाहिनी, इसको बोल देते ना शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, ठीक है। अब ये शुक्रवाहिनी नलिका जो है आगे चल करके, एक मिनट थोड़ा मिटाए इसको तभी समझ में आएगा आप लोग को। इधर अब देखिए, ये मान लीजिए हो गया अधिवृषण, ठीक है। शुक्राणु करके यहीं पे रह रहे हैं, अभी यहीं पे हैं। अब यही अधिवृषण जो है, इधर नाम इधर लिख देते हैं अधिवृषण, ये हो गया, ये हो गया अधिवृषण, अधिवृषण, ठीक है। अब बच्चे यही जो अधिवृषण है यही आगे चल करके इसे ऊपर उठते हो जाता है, इसे इस तरीके से, और यहीं पे एक संरचना होता है जिसको बोल देते ना, ये बच्चे लाइट चली गई थी, सॉरी, इसके लिए माफी चाहते हैं। अब देखिए बच्चे, हमने क्या बताया कि ये जो अधिवृषण होता है, अधिवृषण से जब नलिका ये ऊपर की तरफ उठती जाएगी, इस नलिका को बोल देते हैं शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, ठीक है। ये शुक्रवाहिनी आगे जा करके एक संरचना होता है जिसको बोल देते ना यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय, यहाँ पे होता है बच्चे मूत्राशय। इसी मूत्राशय संरचना से यह नलिका जो होता है मिल करके यहीं पे एक लोब बनाता है कुंडलित होकर के, ठीक है। इसको क्रॉस करके ये नलिका आता है नीचे, ठीक है। इसको बोल देते हैं ना स्खलन नलिका, स्खलन नलिका, ठीक है, स्खलन नलिका। और बाद में यही पहुंचता है शिश्न में, ठीक है, और शिश्न से फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये होता है बच्चे पूरी संरचना नर जनन तंत्र का, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग इसको ना सीरियल वाइज लिखें स्टेप बाय स्टेप, तो देखो पहले क्या होता है, सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत से, ठीक है। अब देखो पहले हो गया वृषण, ठीक है, जिसको बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। वृषण के अंदर 200 मतलब 200 से लेकर के 250, 200 से लेकर के 250 क्या होती हैं वृषण पालिका, ठीक है। और प्रत्येक वृषण पालिका में क्या होता है, 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित शुक्र जनन नलिका होता है, ठीक है, शुक्र जनन नलिका होता है। अब ये शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर क्या होता है, 2 प्रकार की कोशिकाएं, एक होता है नर जनन कोशिका, एक होता है नर जनन कोशिका, और दूसरा क्या होता है सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका होता है। नर जनन कोशिका क्या बनाएगा, ये बना देगा शुक्राणु, ये बना देगा शुक्राणु, ठीक है। सर्टोली कोशिका पोषण देगा, ठीक है। अब तो बच्चे देखो शुक्राणु बन गया है, अब इसको बाहर निकलना है, ठीक है। हाँ, ये एक चीज और
जनन कोशिका जो होता है ना, नर जनन कोशिका, इन्हीं दोनों के बीच में एक कोशिका होता है लीडिंग सेल्स, जो हमने बताया अभी, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ठीक है। अब शुक्राणु बनने के बाद बच्चे ये जो है आता है ना वृषण जालक के अंदर, वृषण जालक। ठीक है। वृषण जालक के बाद जो है ये संरचना, मतलब ये शुक्राणु आता है कहाँ पे, ये आएगा शुक्रवाहक के अंदर, ये आएगा शुक्रवाहक के अंदर। ठीक है। अब यही शुक्रवाहक जाएगा, मतलब यही शुक्रवाहक जाकर के खुले किसमें, अधिवृषण में, अधिवृषण के अंदर। ठीक है। अब अधिवृषण में क्या होता है, शुक्राणु ठहरते हैं, रुकते हैं। ठीक है। ऊर्जा प्राप्त करते हैं, फिर यहीं से अधिवृषण से जो है क्या होगा, शुक्राणु निकलेगा और जाएगा कहाँ पे, शुक्रवाहिनी के अंदर। ये पहुंचेगा शुक्रवाहिनी के अंदर। ठीक है। अब देखो बच्चे, शुक्रवाहिनी से निकलने के बाद शुक्राणु, ये शुक्रवाहिनी हो गया, और मान लीजिए कि ये हो गई शुक्राणु इसके अंदर। ठीक है। अब ये जाएंगे यहां से, अब यहाँ पे बच्चे ग्रंथियां मिलती हैं, कई 3 ग्रंथियां मिलती हैं, इसको बोलते हैं शुक्राशय, शुक्राशय। ठीक है। ये शुक्राशय से जो है फ्रक्टोज वगैरह मिलता है। फिर यहाँ पे एक ऐसे इस आकार का होता है ना प्रोस्टेट ग्रंथि, अभी हम बताएंगे आगे ग्रंथियों के बारे में। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे होता है एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि या काउपर ग्रंथि। इन सबको पार करते हुए पहुंचता है लास्ट में स्खलन नलिका में। ठीक है। शुक्रवाहिनी के बाद इन ग्रंथियों को क्रॉस करने के बाद पहुंच रहा है स्खलन नलिका के अंदर। ठीक है बच्चे। और स्खलन नलिका के बाद पहुंचता है ये शिश्न के अंदर। ठीक है। और फिर शिश्न से हो जाता है ये बाहर। ठीक है बच्चे। देखिए कितने जो है रास्ते को, सफर को शुक्राणु तय करता है। देखो कितने अंदर, कितनी गहराई में शुक्राणु बन रहा है। ठीक है। और बच्चे ये बनके पहले आता है वृषण जालक के अंदर। देखो टेस्टिस के अंदर कुछ जाल की तरह संरचना होता है, यही आता है सबसे पहले। फिर यहां से निकलेगा, जाएगा मतलब शुक्रवाहक के पास, वृषण जालक के बाद शुक्रवाहक, शुक्रवाहक से अधिवृषण में। अधिवृषण बच्चे एक संरचना होता है जो कि टेस्टिस के ऊपर ऊपर इसे कुंडलित संरचना होता है। ठीक है। वहां से निकलने के बाद ये शुक्रवाहिनी में जाता है। शुक्रवाहिनी से कुछ ग्रंथियों को क्रॉस करने के बाद आता है स्खलन नलिका में। फिर यहां से ये होता है शिश्न। ठीक है। ये होता है शिश्न, और फिर शिश्न के बाद ये निकल जाता है बाहर। ठीक है। यही होता है बच्चे पूरी संरचना। ठीक। तो आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में बच्चे हम लोग पढ़ लिए नर जनन तंत्र के बारे में। ठीक है। देखो बच्चे काफी गर्मी भी है, लाइट भी चली गई है। ठीक है। इन्वर्टर से काम चल रहा है। तो अब हम लोग बच्चे मिलते हैं कल। ठीक है। अगले वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ग्रंथियों के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा। ठीक है। ग्रंथियों के बारे में। ठीक है। अब देखो हमने बताया था बच्चे, ग्रंथियों के बारे में बता ही देते हैं, 2 मिनट लगेगा। ठीक है। देख लीजिए अभी तुरंत। देखो हम लोग के अंदर नर जनन तंत्र के अंदर जो है 3 ग्रंथियां होती हैं। ठीक है। 3 ग्रंथियां। ठीक। पहला क्या होता है, शुक्राशय। ठीक है। शुक्राशय जो कि बच्चे होता है जोड़ी में। ठीक है। पेयर्स के अंदर, यानी कि 2 संख्या होता है। शुक्राशय के बाद एक होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है। प्रोस्टेट के बाद होता है क्या होता है तीसरा, काउपर्स ग्रंथि होता है। क्या, काउपर्स ग्रंथि। ठीक है। इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक बच्चे। तो यही 3 ग्रंथियां होती हैं। ये हो गया शुक्राशय, ये हो गया प्रोस्टेट, और यहाँ पे होता है काउपर्स ग्रंथि, थोड़ा छोटा होता है। अब देखो काम क्या होता है, ये जो शुक्राशय होता है बच्चे, इसका जो मेन काम होता है फ्रक्टोज को निकालना। इसका मेन काम जो होता है शुक्राशय का, ये होता है फ्रक्टोज। ठीक है। मीठा होता है,
ये पोषण देने में काम करता है, शुक्राणुओं को ऊर्जा देने में। ठीक है, तो बच्चे फ्रक्टोज जो है शुक्राशय में अंदर ही बनता है, शुक्राशय के अंदर ही बनता है। ठीक है, और ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है ये जो है लुब्रिकेशन का काम करता है। इसमें भी 15 से 20% जो है बीर का भाग बनता है। ठीक है, यहाँ बच्चे बीर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहीं पे बीर बन रहे हैं। ठीक है, लगभग कह लीजिए 70% या 80% जो है अकेले जो बीर बनाता है ये शुक्राशय ही बना देता है। ठीक है, बाकी 15-20% प्रोस्टेट और जो है 10% जो है काउपर्स, और लास्ट में 10% जो होता है ये शुक्राणु होते हैं। ठीक है, शुक्राणु। तो तीनों ग्रंथियां बच्चे यही हैं। शुक्राशय काम हो गया फ्रक्टोज का निर्माण करना, प्रोस्टेट भी फ्रक्टोज वगैरह और कैल्शियम आयन वगैरह निकालता है। ठीक है, और ये जो काउपर्स है ये जो है बच्चे लुब्रिकेशन में या चिकनाहट में सहायता करता है। चिकनाहट मतलब ये जो नलिकाएं है ना, जो शुक्राणु जा रहा है ये तैरता हुआ, चूंकि शुक्राणु के अंदर बच्चे पैर तो होता नहीं है, इनमें होता ना टेल, पूंछ, तो ये तैरता हो जाता है। तो इसके लिए बीर का निर्माण ये जो नलिकाएं होती हैं मतलब ग्रंथियां यही करती हैं। ठीक है, और बच्चे ये जो काउपर्स ग्रंथि है या बल्बो यूरेथ्रा कह लीजिए, इसमें बच्चे क्षारीय पदार्थ भी निकलता है, इससे क्षारीय पदार्थ भी निकलता है, और ये सब जाते हैं फीमेल्स के अंदर, वेजाइना के अंदर, क्योंकि वहाँ वेजाइना का जो इन्वायरमेंट होता है ना, माहौल, वो होता है बच्चे एसिडिक, अम्लीय होता है। ठीक है, और जब शुक्राणु वहाँ पहुँचेगा वेजाइना के अंदर, अब देखो यहाँ पहुँचता है सिसने के बाद, ये वेजाइना में इंटर करेगा, तो वहाँ पे जो अम्लीय माध्यम होता है उसको निष्क्रिय करने के लिए ये क्षारीय माध्यम काफी जरूरी होता है। ठीक है, नहीं तो शुक्राणु वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बच्चे देखिए जो ग्रंथियां हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होती हैं शुक्राणु को वहां तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, आप लोग ना एक चीज में कंफ्यूज होंगे कि ये बीर और ये शुक्राणु में अंतर क्या है। देखो बच्चे, शुक्राणु जो है ये नर युग्मक होता है। ठीक है, और बीर जो है एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है। ठीक है, जिसमें से हो करके ये शुक्राणु जाएगा। शुक्राणु तो देखो पहले यहाँ से यहाँ पहुंच ही जाता है, अब यहीं पे बच्चे जो है बीर का निर्माण होता है, और उसी बीर के अंदर ही जो है शुक्राणु जाते हैं। ठीक है, जिसको सीमन बोलते हैं, और ये जो है आसानी से फीमेल्स के अंदर इंटर कर जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो यही होती है पूरी संरचना। तो उम्मीद करते हैं बच्चे ये जो नर जनन तंत्र है ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग कल बात करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। ठीक है बच्चे, तो अगर ये आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आप लोग को डेली मिलते रहें। ठीक है बच्चे, अब हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।